कल तो शहबाज शरीफ साहब गुस्से में आ गए। गुस्से में आकर उन्होंने दर्जी को टेलीफोन किया, हेलो जल्दी पहुंचो। पहुंचा, बोला माप लो शेरवानी का, आज तो मैं सिलवा ही लूँगा। तो बात कुछ ऐसी है कि प्रोग्राम तो बिज़नेस का है, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि साहब माशी पॉलिसियाँ मुल्क की सियासी पॉलिसी के साथ साथ चलती हैं। अली भाई अंदर की कोई बात बताया करें। तो अंदर की बात यह है कि ये जो दो बयानियों का ड्रामा खेला जा रहा है कि नून लीग में दो बयानिए आ गए हैं, ये अंदर की फिल्म ये है कि कोई दो बयानिए नहीं है, एक ही बयानिया है। और बयानिया क्लियर कट ये है कि नून लीग मुत्तहिद होकर ये फैसला कर चुकी है कि किसी तरह यार हमें चांस दो, क्योंकि ये लास्ट ट्राई थी। उन्होंने भतीजी को बुला के कहा, बेटा लास्ट ट्राई है तुम्हारी, तुम ये कश्मीर का इलेक्शन लड़के देख लो, मेरे ख्याल ये भी हार जाओगी, क्योंकि हमारे मुल्क में फैसले जो करते हैं वो फैसले करते हैं दुनियावी, तो उन लोगों के साथ चलना पड़ता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अवाम की ताकत, वोट का जोर है, वोट को इज्जत दो वगैरह वगैरह। वहाँ गए, हार के आ गए। पहले बल्तिस्तान में हार गए, फिर कश्मीर में हार गए। अब उसके बाद हार मान के, अब जोड़ूंगा ना कहानी को, जोड़ूंगा मैं। अब बेसिकली क्या है कि अब हार मान के अब बोला, चचा आप बताएं अब करना क्या है। चचा ने कहा, देखो आप सब लोग अपनी जो पॉलिसियां लड़ा चुके हो, आपने लड़ा लिया, अब हम ये दो बयानिए की कहानी खेलेंगे ताकि नवाज शरीफ साहब का भी जो है भरम रह जाए और एंगेजमेंट की कोई वजह भी बन जाए, ताकि वो लोग हमसे भी बात करें ना। वो लोग अभी बड़े गुस्से में, नवाज शरीफ साहब को तो वो लोग पसंद नहीं करते, वो लोग समझ गए ना, तो वो लोग पसंद नहीं करते। लोग समझते हैं कि मैं उनका बंदा हूँ ना, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ठीक है, मैं उनका बंदा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। लोग तो आते जाते रहते हैं, मैं उस ज़ात का बंदा हूँ जो बाकी है सारे फ़ानी हैं, बाकी सारे फ़ानी हैं, मैं उस ज़ात का बंदा हूँ जो बाकी है। तो ये थी अंदर की फिल्म। क्योंकि इमरान खान साहब मेरा शो कभी कभार देख भी लेते हैं, क्लिप उन तक पहुँच जाती है। तो सर मैं आपको बता दूँ, इस वक्त शेख रशीद साहब ने जो बातें की थी ना, वो सच निकल रही हैं। असल आदमी जिससे आपको शुरू से चौकन्ना रहना चाहिए था वो था शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ साहब अपना गेम खेल गए हैं और सर पत्ते वत्ते उन्होंने सेट कर लिए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ही हैज़ हिज आई सेट ऑन द प्राइम मिनिस्टर सीट। तो हमें भी यही सुना था कि सबसे ज़्यादा रकीब पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अपनी कोई भी मिल्कियत हो उसमें ख़तरा रहता है। तो सर मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया। दो बयानियाँ व्यानियाँ कोई नहीं है, पहले से प्लानिंग सेट की हुई है। नवाज शरीफ साहब वेकेशन पर हैं और भतीजी को टाइम दिया था, काम हुआ नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब वज़ीर आज़म मैं बनूँगा। खैर इस मौजू को तो छोड़ें, ये सियासी मौजू है, हमारा काम सियासत पे बात करना नहीं है। सियासत मईशत का अहम ताल्लुक़ है, डॉलर की कदर बढ़ रही है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब ज़फ़र पराचा साहब। इनका तारुफ कराकर एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, अपनी गुफ्तगू जारी रखूँगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और डॉलर भर चुका है ऊंची उड़ान, वो जा रहा है, वो देखो वो जा रहा है ऊपर, और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसहाक डार साहब लंदन में बैठे हुए हैं। इसहाक डार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। शो तो आप देखते होंगे आजकल बेकारी की ज़िंदगी में, लेकिन इनके ऊपर सारा ब्लेम है कि इन्होंने डायरोनॉमिक्स के तहत डॉलर को नीचे रोक के रखा हुआ था। पीटीआई ने इसको जवाब बना के डॉलर को खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ते हुए शाहीन बन के डॉलर बन गया शाहीन, और वो बसेरा कर रहा है चट्टानों पे, नीचे आ नहीं रहा। हम उसको समझा रहे हैं। ज़फ़र पराजा साहब हमें बताएंगे कि जनाब ये औकाबों का नशेमन क्या है। सर डॉलर कब ऊपर से नीचे आएगा? को इतनी मार पड़ी है, मुझे WWE के अंदर याद आ गया, छोटा सा रेसलर ग्राउंड में घुस जाता है तो उसको इतनी पिटाई करता है अंडरटेकर, ये वो वाला हाल हो गया। डॉलर हमारी पिटाई किए जा रहा है, कब रुकेगा? जी जी देखिए जनाब, डॉलर जहाँ तक बात है कि ये जो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग हो रहा है और रुपया हमारा डिवैल्यू हो रहा है, जी जी, तो मेरा कहना ये है कि जो हमारे जितने भी फंडामेंटल्स हैं
इकोनॉमिक इशारे वो जी। बहुत अच्छे हैं। अच्छे। यानी कि एक बड़ी हमारी जितने भी एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, जितने माहिरीन की राय हैं, वो इस वक्त तकरीबन फेल हो चुकी हैं। जी हमारी इनवर्ट रेमिटेंसेस 25 बिलियन पे चली गई हैं, रिकॉर्ड हाई हैं। जी। हमारी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई है, रिकॉर्ड। और हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो रिकॉर्ड हाई है, राइट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हाई है। और हमारा अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें, जिसके ऊपर मैं गवर्नर स्टेट बैंक साहब को बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल समझता हूँ, और उनका बड़ा एहसन इक़दाम है कि हमारा जो जीडीपी, जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 7% है, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 7% है, जबकि मिनिमम इन्फ्लेशन रेट प्लस 2% 9% होना चाहिए। जी जी जी। वैसे तो ये डबल डिजिट में होना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये इन्होंने इसको 7% पर रख के हमारे मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा अच्छा एक कदम उठाया है, जिससे हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। और पिछला महीना अगर हम देखें जून का, जो हमारी इंपोर्ट है वो तकरीबन 2 से $2.5 बिलियन बढ़ गई, यानी कि 4 बिलियन की बजाय $6 बिलियन की इंपोर्ट हुई है जून के महीने में। लेकिन उसके साथ साथ एक खुश आइंद बात यह है कि वो जितनी भी इंपोर्ट हुई है वो कोई लग्जरी आइटम की नहीं हुई है। पोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल वगैरह, उनकी मशीनरी इंपोर्ट हुई है, जिसका आने वाले वक्त में हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा, और हमारे जो डॉलर आना इनवर्ट रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी काफ़ी। अच्छा, ये भी क्लियर कर देते हैं यहाँ पर कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में नॉन एसेंशियल इंपोर्ट होती है, तो पाकिस्तान की नॉन एसेंशियल इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। पता नहीं कुत्तों के खाने के पीछे क्यों पड़ गए हैं। जिस मईशतदान को मैं बुलाता हूँ कहते हैं कुत्तों का खाना नहीं आने दो। अरे भाई, पाकिस्तान में कुत्तों का इतना अहम किरदार है, उनकी आबादी भी बढ़ रही है कुत्तों की, उनका खाना आने दो। थोड़ा गलत निकल गया, माजरत। ये मईशतदान अगले दिन हमारे प्रोग्राम पर एक तशरीफ लाए थे, मुल्क के मायनाज, जो भी मईशतदान आ रहा है कह रहा है कुत्तों का खाना। अबे भाई, कुत्तों का खाना इतना नहीं आ रहा पाकिस्तान में। इसेंशियल इंपोर्ट्स हैं सर, आप तो जानते ही हैं। इंपोर्ट्स के ब्रेकअप में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम की मसनूआत हैं, दूसरे नंबर पर पाम ऑयल की प्रोडक्ट्स हैं। ये दोनों जो हैं अरबों रुपए के अंदर इनका इंपोर्ट है। इसके अलावा तो नॉन इसेंशियल इंपोर्ट तो है ही नहीं पाकिस्तान में। दालें इंपोर्ट हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे है नहीं। तो आप मुझे बताएं, ये तो गलत बयानिया कोई दे रहा है ना, कि अगर कोई बोल रहा है कि नॉन इसेंशियल इंपोर्ट ज्यादा हो रही, बहुत कम है मेरे ख्याल से 4-5 बिलियन से भी कम होगी। क्या कहते हैं आप? जी सर, 4-5 बिलियन से भी कम होगी, काफी। बल्कि मैं समझता हूँ इससे आधी होगी। क्योंकि देखिए, एक जो अच्छा आपने फरमाया कि ऑयल का आप रेट देखें, सब तकरीबन $75 पर सेंट पे चला गया है, जो कि ऑन एवरेज रहता है $40 से $45 पर सेंट। तो ये हमारा जो इंपोर्ट का बिल है ये इससे डबल हो चुका है, हो जाएगा। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है। फिर एक कोविड है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जो ट्रैवलिंग है, और जो हमारे लोग बाहर से डॉलर लेके आते हैं, फिजिकल भी लाते हैं ना, वो भी तो रेमिटेंसेस हैं, वो सारा का सारा बंद पड़ा हुआ है। तो अगर आप ये देखें तो इंपोर्ट हमारी फिर भी बहुत हद तक इन सब बातों के बावजूद भी कंट्रोल में है, और एक्सपोर्ट जो है वो अच्छा हमारा जा रहा है, इनवर्ट रेमिटेंस अच्छी जा रही है। और अब जो नए साल का तखमीना लगाया है हुकूमत ने, वो तकरीबन $87 बिलियन की आने की तखमीना लगाया है, जिसके अंदर इनवर्ट रेमिटेंसेस की बात जो है वो $30 बिलियन के ऊपर रखी गई है, 30 से 31 बिलियन। एक्सपोर्ट का भी $30 बिलियन का टारगेट रखा गया है, तो ये 60 बिलियन ये हो गया है। फिर कोई 13 से 14 बिलियन जो हमारे लोन्स आने वो हैं, और उसके अलावा जो FDIs हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो मिला के जो हमारा एक एक्सपेक्टेड है कि $87 बिलियन हमको आएंगे। हाँ, उसके साथ साथ हमारा इस साल बैरूनी अदायगियाँ जो है वो भी तकरीबन 20 बिलियन की हैं, जो पिछले कर्जा जात मुख्तलिफ हुकूमतों ने लिए हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा बोझ इस साल हमारे पे है। तो पहले से ज़रा हालात ठीक है। तो मेरा आई थिंक लेट्स नॉट ब्लेम नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स, क्योंकि हर दरवाजा तो इन्होंने बंद कर दिया। बल्कि मैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूंगा, सर ये 3rd क्लास 2 टके के चाइनीज फोन हम क्यों खरीदें सर, जब सारी दुनिया नंबर 1 फर्स्ट क्लास VIP, हमने 2 बिलियन, आप पता होगा आज 2 बिलियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट या IT एक्सपोर्ट हमने मीट कर लिया। सर ये कैसे मुमकिन होगा, ये 2 टके के ये जो चाइनीज फोन है इनको खरीद के? सर ये फेक है, सब बेकार चीजें हैं ये। सर सैमसंग को आने दें, आईफोन को आने दें पाकिस्तान में, और दीगर जो दुनिया के ब्रांड हैं उनको पाकिस्तान आने दें। सर ये जेनरिक्स हैं, बड़ा जुल्म है पाकिस्तानियों के साथ। एक फोन 2.5-3 लाख रुपए का कर दिया, जिसकी कदर जो है 90,000 1 लाख रुपए। सर बड़ी ज्यादती है, सर बड़ी ज्यादती है सर, प्लीज। और सर ये गाड़ियां, सर क्या 3rd क्लास गाड़ियां पाकिस्तान में सर असेंबल, क्या 3rd क्लास गाड़ियां, यकीन करें जापान की 10 साल चली पुरानी गाड़ी के अंदर आप बैठ जाएं, आपको वो आराम मिलेगा। सर ये पाकिस्तान की जब असेंबल 2 टके की
गाड़ियां सर, मेरे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, रिकॉर्ड हम जितने बना लें, बैठ के ऐसे लगता है बंदा गधे गाड़ी में बैठ गया। पता नहीं जफर पराचा साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे। सर आपने जापान रिकंडीशन गाड़ी में या जापान इंपोर्ट गाड़ी में बैठ के आप हमारी गाड़ी में संभल गाड़ी में बैठकर देखें, आपको फर्क साफ पता लगेगा। पता नहीं आप मेरे से इत्तेफाक करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, क्या कहते हैं? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, सिर्फ गाड़ियों का नहीं, लोकल इंडस्ट्री वाला, वो ईमानदार नहीं है। वो एक चीज़ बनाता है, कामयाब हो जाती है तो वो उसकी धीरे धीरे जो है ना उसकी वो गिरा देता है, उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल और कीमत बेइंतहा बढ़ा देता है कार्टेल बना के। और उसमें हमारा जो सरकारी महकमे हैं वो भी इसमें शामिल है। वो एक कार्टेल बन जाता है। अगर आपने जैसे फरमाया कि जापानीज़ गाड़ी 10 साल पुरानी, या अगर आज हम जापानीज़ गाड़ी इंपोर्ट भी कर लें नहीं, तो हमारी पाकिस्तानी गाड़ी के उसके दाम के सस्ती पड़ेगी वो, और उसकी क्वालिटी का बहुत फ़र्क है। आप देखिए पिछले दिनों आपने गाड़ियां देखी हैं जो एक्सीडेंट हुए हाईवेज पे, उनके रिम टूट गए, छिलके की तरह उनकी सर ऊपर से उतर रही है, ये कह रहे हैं एयर बैग्स नहीं खुले, हाल खराब है। तो अच्छी बात है, इंडस्ट्री लगनी चाहिए मुल्क में, लेकिन एक क्वालिटी कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल, कार्टेल भी नहीं होना चाहिए। सर पोर्ट पे तो आपने भी देखा होगा, ये बोल रहे हैं लोकल असेंबलिंग है सर, ये हमें आमिर लियाकत बना रहे हैं सर ये लोग। आपको पता है ना सर, आमिर लियाकत बोला नहीं है सर आपने भी, अब आपने भी सर, ये हमें आमिर लियाकत बना रहे हैं सर। ये गाड़ियां जो पोर्ट पे खड़ी हुई हैं भाईजान, ये वही हैं जिनको ये कह रहे हैं कि हम लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नहीं करो ऐसे, देखो ज्यादती नहीं करो पाकिस्तान के साथ, ये गलत काम हो रहा है। सर क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी, ये मैं उनसे मुखातिब हूँ सर, आपसे नहीं, सॉरी जो सुन रहे हैं। नहीं, मैं चाह रहा हूँ आप जवाब दें, लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि मैंने आप पर कुछ कहा। मैंने कहा वो असल में कभी कभार वजीर मुशीर भी सुन रहे होते हैं, तो वो उनसे भी मुखातिब होता रहता हूँ मैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, जफर पराचा साहब के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। थोड़ा सा माजरत, जज्बाती हो रहा हूँ सर, क्या करूँ, बड़ा परेशान हूँ मैं, मेरी आवाम के साथ, मेरे मुल्क के साथ ये क्या हो रहा है। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमें ज्वाइन करेंगे बजरिया टेलीफोन लाइन जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, पहले मालूमात कर लेते हैं। जनाब खैरियत से हैं आप शुजात मुबारक साहब? जी बहुत शुक्रिया अली भाई, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो बिल्कुल सही हूँ। अल्लाह सेहत दे आपको। और यहाँ आगे चलते हुए आपसे पूछते हैं जनाब, आज हमारे साथ बड़े यहाँ मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं यहाँ स्टूडियो के अंदर। जनाब जफर पराचा साहब माहिर भी हैं एक्सचेंज, फ़ॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला और जो आप कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ रखते हैं अपनी इस शोबे के अंदर, कारोबार भी यही है इनका। तो इनसे बात हो रही थी कि डॉलर की ऊंची उड़ान की क्या वजूहत, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हमको, लेकिन साथ साथ इन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि देखें फंडामेंटल्स पाकिस्तान की इकॉनमी के बिल्कुल ठीक हैं, डॉलर की कदर में इजाफा होना गैर फितरी है। तो डॉक्टर शुजात मुबारक साहब इस चीज़ को आप सेकंड करें कि देखें हुकूमती जो फिगर्स आ रहे हैं, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड है, इंपोर्ट रिडक्शन हो चुकी है, नॉन इसेंशियल इंपोर्ट्स को आपने रिड्यूस कर दिया है, आपकी रिकॉर्ड रेमिटेंस हुई है, तो आप और क्या चाहते हो? फिर क्यों डॉलर की कदर ऊपर जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कहते हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली भाई। लास्ट टाइम मुझे याद है कि पराचा साहब थे आपके प्रोग्राम में, जब डॉलर की वैल्यू की बात हो रही थी, और मैंने ये कहा था कि डॉलर बढ़ेगा, रुपये की कदर में कमी आएगी। और आप देख लें कि ये नहीं है कि हम मतलब खुश हो रहे हैं अपनी इस प्रोडिक्शन के ऊपर, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पराचा साहब अपनी जगह पे बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स सही हैं, लेकिन फंडामेंटल्स में स्टेबिलिटी नहीं है ना। देखें, आपने जोर जबरदस्ती से करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर लिया, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। अगर आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर कर लिया 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स को आप बेहतर कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स में नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी पॉलिसी आप मुझे बता दें जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी उसमें आई हो, कोई ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंटली आप ये कहें कि जी देखें हमने करंट अकाउंट को मतलब उसको पकड़ के जानबूझ के करंट अकाउंट को कम करने के बजाय एक ऑर्गेनिक तरीके से उनके करंट अकाउंट में पाकिस्तान की कमी आई हो। तो इस वजह से मेरा ख्याल ये है कि फंडामेंटल्स को किसी हद तक बेहतर है, लेकिन उनको बहुत जबरदस्ती सही करने की कोशिश की जा रही है। और आइंदा आगे चल के मेरे ख्याल में शायद मजीद ये रुपए की कदर में कमी होगी, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं पाकिस्तान की, अभी इंपोर्ट बढ़ेगी। आपको पता है हमारी जो ग्रोथ है वो भी इंपोर्ट लेड ग्रोथ है, उस हवाले से भी
हमारी जो इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स हैं, केमिकल से लेके और बहुत सारे टेक्सटाइल रिलेटेड उसकी तायद की है अभी, तो वो आपकी आगे कल चीजें, मुझे ऐसे लग रहा है कि रुपए की कदर में थोड़ी सी और कमी होगी। फिर एक और भी बात है कि शायद पाचा साहब इस पे तफसील से बात कर सकेंगे, एक्सपोर्टर का भी किसी हद तक प्रेशर है या नहीं है, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं है, लेकिन ये भी एक एलिमेंट है जिसको मद्देनजर इग्नोर नहीं किया जा सकता। बड़ी अहम बात की है आपने यहाँ पे जफर पराचा साहब, आपकी जानिब भी जाऊँगा। एक पॉइंट पे तो उन्होंने तायद की, आपकी बात की कि बहुत सारी इंपोर्ट्स तो ऐसी हैं जिनको हम आगे जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट करने के काम में भी लाते हैं, वो भी ज़र मुबादला कमाती है। दूसरी चीज़ उन्होंने अभी जो आखिरी कही है, मैं चाहूँगा उस पर भी थोड़ा सा आप इलेबरेट करें कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। जी जफर पराचा साहब। जनाब, जो इन्होंने कहा है मैं इनकी काफ़ी बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात की वजाहत करना चाहूँगा कि स्टेट बैंक ने इस वक्त इस डॉलर के अंदर अपनी मदाखलत बिल्कुल बंद कर दी है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप देखें कि ये डॉलर हमारे यहाँ कुछ माह पहले 168 और 169 रुपए पे जा चुका है और फिर ये वापस आया 153, 54, 55 के अंदर। जी जी। तो मेरा कहना ये है, ये प्योरली डिमांड सप्लाई वाली बात है जी, ठीक है। अब इस वक्त डिमांड बढ़ी हुई है, आपकी मुख्तलिफ वजूहत मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका इम्पोर्ट का बिल बढ़ गया, ऑयल के रेट्स बढ़ गए, और सबसे बड़ी बात है अफ़गानिस्तान जो आपका हमसाया मुल्क है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, अनसर्टेनिटी है, उसके हमारे यहाँ असरात हैं, हमारी एक्सपोर्ट रुक गई है वहाँ जाने से, और उल्टा ये हो रहा है कि हमारा डॉलर वहाँ पे स्मगल होके जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं, ये वक्ती बात है मेरे हिसाब से। डॉलर का रेट ये वापस यही जो फंडामेंटल अगर रहे, जाहिर है हम तो इसी के ऊपर बात कर सकते हैं जो हुकूमत ने हमको दिए, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये ज़बरदस्ती का किया गया है, तो हर हुकूमत कोशिश तो करती है ना चीज़ें ठीक करने के लिए। मेरा भी घर होगा, मैं भी ठीक करने की अपने कारोबार को कोशिश करता हूँ कि जो भाई कहाँ से पैसे बच सकते हैं, कहाँ से इनकम हो सकती है। तो हुकूमत भी मैं समझता हूँ इसी में लगी हुई है, खासतौर पर स्टेट बैंक। नसीहत तो अच्छी कर रही है, बच्चा बिगड़ गया तो क्या करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वापस 160 रुपए के अंदर डॉलर आ जाएगा, लेकिन 1 से 1.5 माह के अंदर। और मैं फिर एक बात का अदा करूं कि अगर आप देखें तो स्टेट बैंक का खासतौर पर गवर्नर साहब का बड़ा अच्छा रोल है। उन्होंने आपका इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, अगर वो बढ़ाते तो मुल्क में और अफरा तफरी होती। और इसके अलावा स्टॉक हमारा हर चीज़ जो है अच्छी है। तो मैं ये समझता हूँ कि डॉलर इसका 160 के बैंड में वापस आ जाना चाहिए। चलें, हम भी पुरुमीद रहते हैं। ये बात जो है ज़ाहिरी बात है बड़ी अहमियत तलब है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मैं आपको अंदर की भी थोड़ी सी फिल्म बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा सही है गलत है। ऐसा महसूस होता है कि जीडीपी फिगर्स को, ख़ास तौर पे जीडीपी पर कैपिटा के फिगर को बढ़ा चढ़ा के पेश करने के लिए डॉलर की कदर में थोड़ी कमी कर दी जाए। मैं नहीं कह रहा कि की इसलिए थी, लेकिन कर दी जाए तो पर कैपिटा इनकम जो है वो तो डॉलर्स के अंदर स्टेट होती है, तो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इंपैक्ट हो सकती थी। अभी जो है डॉलर फिर बढ़ गया। अगर आज की तारीख में आप पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा निकालेंगे तो और निकलेगी, और 30 जून को निकालेंगे तो और निकलेगी। डॉक्टर शुजात मुबारक, कैसा देखे, कैसी फिल्म है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानियों को? हम साजिश, मेरा मतलब हम अकलमंदी के अंदर दुनिया में किसी से पीछे नहीं है सर। ये अदाद का और ये आदाद शुमार का हेरफेर, तो ये तो आप देखें कि हमारी मईशत का और सियासत का हिस्सा रहा है। इससे पहले भी जो विंडो ड्रेसिंग की जाती रही है और इस तरह की जो मैनिपुलेशन है वो करते रहे हैं। लेकिन अली भाई, इससे देखें, आप इससे हटके भी आप देखें तो गवर्नमेंट के पास, मैं ये नहीं कि गवर्नमेंट को खामखा में तनकीद का निशाना बना रहा हूँ, तो कल शहबाज गिल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन जो मुल्क है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कोट किया और उनको एक्सप्लेन करते हुए बताया। लेकिन आप देखें कि आप भी मईशत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि मैं अगर सस्ता तरीन मुल्क दिखाना चाहूँ फिर भी दिखा सकता हूँ, अगर इसको महंगा मुल्क दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। आपको जो बास्केट है उसमें चीजें बदल दी। तो आप ये देखें की बात होती है, आपके व्यूअर्स के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये देखना है कि हमारी इनकम का कितना तनासुब हमारी जो बेसिक अशिया है उनके ऊपर खर्च होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी मुल्क में देखने वाला।
मैंने तो प्रोग्राम के आगाज में ही डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, ये जो आपने शहबाज शरीफ साहब वाली बात की है, मैं इसीलिए तो मौजू के हिसाब से बात करता हूं। मैंने तो शुरू में ही बता दिया है लोगों को कि उन्होंने शेरवानी का माप दे दिया है और ठीक ठाक दर्जी को डांटा है कि जल्दी बना के दो। दूसरी बात यह है कि वो तो दोस्त अहबाब के साथ मिलकर जूते भी तलाश कर रहे हैं जो उसके साथ जाएंगे। अच्छे बूट होने चाहिए जो शेरवानी के साथ जाएं, तो वो उसके लिए मार्केट में भी निकले हुए हैं। आप बिल्कुल आपने अहम देखें, मैंने भी इसी हिसाब से बात की है सर। शहबाज शरीफ साहब ने महवर बना लिया मईशत को और उन्होंने पॉलिसी थोड़ी सी चेंज कर दी है। ये खुद साख्ता तौर पर इन्होंने नया एक फिल्म पेश की है कि जी हमारे 2 बयानिया आ गए, असल में एक ही बयानिया है और इन्होंने इकोनॉमी को ही आगे लेकर चलना है और केस को प्रेजेंट करना है इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवाब में जो शहर हैं वहां पर जाकर प्रेजेंटेशनें देनी है और उनको कहना है देखो पाकिस्तान की मईशत को बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें मौका दो, हमें चांस दो। क्या कहते हैं आप? सर मैं भी एक बात कर रहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप फिर हमको भी माशियात को महवर बना लेना चाहिए। शायद हमारी भी हम तीनों में से भी किसी की बारी आ जाए। सर बस ये तो अल्लाह का करम होता है, अल्लाह का करम होता है। यहाँ इस मुल्क के अंदर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मौका हासिल करते हुए देखा, यकीन करें। और आप हैरान हो जाएंगे कि अरबाब गुलाम रहीम साहब जो हैं वो भी लग गए वफाकी काबीना में। आपको पता लगा इस बात का? तो खास तौर पे इस हुकूमत में तो वाकई ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि जो कभी सोचा भी नहीं था। ओ ये तो बड़ी गहरी बात कर दी जफर पराजा साहब ने। जी डॉक्टर शुजात मुबारक साहब रह नहीं सके, जफर पराजा साहब ने बात कह दी अपनी। जी देखिए बिल्कुल बात ये है कि जब आप अपनी वेस्टर्न इंटरेस्ट को सामने रखेंगे तो फिर मईशत का भी आप उसको एक ऐसा बहाना बना के खुद आगे आने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुझे इमरान खान साहब तो ये गिला है कि वो कहते थे कि कैबिनेट बहुत छोटी होगी, ऑस्टेरिटी होनी चाहिए, और शहबाज गिल साहब से लेके और गुलाम अरबाब रहीम तक अब तमाम लोगों को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया। और मैं यहाँ पे ये भी उसकी भरपूर मजम्मत करना चाहूंगा कि गुलाम अरबाब रहीम साहब ने बड़ा बदतमीजी की है, एक साथी के साथ उसको थप्पड़ भी मारा है। हमें सब मीडिया के लोगों को इस चीज को थोड़ा सा एहतियाज भी करना चाहिए कि वो उनको पहले भी उनके साथ मादी में खुद भी एक इस तरह का इंसिडेंट हो चुका है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ये जो अरबाब रहीम साहब या किसी और को भी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे तो ये मईशत का जो जहाज है जो कि इधर उधर डामाडोल हो रहा है इसको बेहतर तरीके से नहीं ऐसे ना बोलें शुजात मुबारक साहब। आपने देखा नहीं कि हमारे मौसूफ वजीर जनाब हमाद अजहर साहब ने किस कॉन्फिडेंस के साथ आपका वजीर आजम, वो एक वजीर आजम के साथ लोग मुखातिब होते हैं, उसमें मईशत के सवालों का इस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि यकीन करें वो पड़ोसी मुल्क के फिल्म का वो गाना याद आ गया, जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। यकीन करें ऐसे इन्होंने जवाब दिए हमाद अजहर साहब ने। वाह 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 वाह। यकीन करें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी अच्छी है, मुझे दिख क्यों नहीं रही, आप सब लोगों को दिख क्यों नहीं रही। जफर पराजा साहब बात ये वो अलहदा है, शुजात मुबारक साहब जो बात कह रहे हैं, लेकिन देखें अशारिये जो होते हैं वो हुकूमती सतह के ऊपर जारी किए जाते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन्हें रिकग्नाइज करती है। पाकिस्तान के अशारिये सही हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप उसके बारे में अशारिये जो हैं उनके बारे में कोई भी राय रखते हो। क्या कहते हैं आप? जीडीपी ग्रोथ रेट हो कोई हो? जी मैं आपकी तरह इतना ज़्यादा साहिब इल्म तो नहीं हूँ ये डॉक्टर साहब की तरह, मैं तो एक मामूली सा कारोबारी आदमी हूँ और जो मुझे पढ़ने को यहाँ अवेलेबल है, जो मिलता है, मैं तो उसी पे बात कर सकता हूँ। अब इनसाइड तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो नहीं, लेकिन अशारिये ऑन फेस ऑफ इट तो ठीक है ना। देखिए वो तो यही मेरा कहना है कि जो फेस ऑफ इट है वो तो बिल्कुल ठीक है। हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड आ रहा है हर तरफ से, वो क्या कहते हैं बांसुरी बजा रहा है चैन की, तो हम तो उसी पे बात कर सकते हैं। अब इनसाइड क्या है तो वो तो हमारी भी लिमिटेशंस है। लेकिन ये बांसुरी वाली बात आपने कर दी जब रूम जल रहा था, तो फिर पता नहीं जहन कहाँ चला जाता है। मेरे ख्याल से मैं किसी दिन उड़ता उड़ता सूरज के इतने नज़दीक चला जाऊंगा कि मेरे पर जल जाएंगे। तो इससे कबल के मैं को उल्टा सीधा कह दूं, मैं चाहूंगा इख्तितामी कलमात जफर पराचा साहब आपकी जानिब से भी ले लेता हूं, फिर डॉक्टर साहब की जानिब से। सर बस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश करना चाहूँगा हुकूमती हलकों से कि एक तो महंगाई बहुत है,
गरीब आदमी मर गया है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। जिसकी 30,000 तनख्वाह थी वो अमलन 12 से 15,000 रुपए रह गई। महंगाई पे काबू किया जाए, महंगाई पे काबू किया जाए। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मेहरबानी होगी, सिर्फ बातों से लोगों का पेट ना भरे। आप लोगों को तो पता ही नहीं महंगाई क्या होती है, क्या क्या नहीं होती। और जो करप्शन है वो एक नया मॉड्यूल आ गया है। हमारे वजीर आजम साहब कह देते हैं मेरा फलाना वजीर करप्ट है, इसको निकाल दो। ये फलाना डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और वो बड़े आराम से वो लोग बाहर चले जाते हैं। या ये जो आपके ऑयल के सेक्टर में एक साहब थे पिछले दिनों, वो जब आ रहे होते हैं तो वो जेम्स बॉन्ड बने हुए होते हैं, और सारी हुकूमती इदारे और सारी हुकूमती लोग उसको डिफेंड कर रहे होते हैं एक इंतहाई ढिठाई के साथ। लेकिन वजीर आजम, हाँ, तो और फिर वो एक ये नया एक मॉड्यूल मैं समझता हूं